हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। आज अपन एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम आप देख भी सकते हैं बोर्ड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओशियनिक करंट्स या फिर महासागरीय धाराएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम की दृष्टि से, कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ का एग्जाम है, या फिर जो नॉर्मल वाले जो ज्योग्राफी का, जनरल स्टडीज का जो पूछा जाता है, कोई वन डे एग्जाम हो गए या फिर प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स हो गए, आरएएस के, आईएएस के, हर जगह पे ओशियन करंट से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, एक हमारा जो ओवरव्यू होता है ज्योग्राफी को लेके, उसकी वजह से भी अपने को ओशियनिक करंट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो ओशियनिक करंट्स होती हैं, हमारे जो अर्थ है, पूरा जो अर्थ का सिस्टम है, जो क्लाइमेट का सिस्टम है, कहाँ पे कुछ देखेंगे कि आपने कई बार सुना होगा कि जो महाद्वीप हैं, उनके पश्चिमी किनारों पर आप देखेंगे कि मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे कोई भी सहारा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, बहुत सोनोरन डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में। ये सारे के सारे जो मरुस्थल हैं वो जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे, पूर्वी किनारे पे नहीं, पश्चिमी किनारे पे पाए जाते हैं। और उसका रीजन है, उन सब रीजन्स को अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एक रोल आता है ओशियनिक करंट्स का। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब अपना जो अर्थ है, जो लैंड वाला पोर्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी है यहाँ की, अपन देखेंगे कि जो लिथोस्फीयर है, जो लैंड है, जमीन है, उस पे नदियां प्रवाहित होती हैं। जहां पे पानी एक्सेस हो गया, वहां से पानी प्रवाहित होते हुए समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। तो जिस प्रकार से धरातल पर नदियां प्रवाहित होती हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं कि भाई एक्सेस में वाटर का रेनफॉल हुआ तो वो अपना पानी समुद्र में जाके गिराएगा। लेकिन उसी प्रकार से समुद्र का जो पानी है, ऑलरेडी यहाँ पे समुद्र है, ओशियन यहाँ पे सिस्टम है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अर्थ का रोटेशन हो रहा है, डेंसिटी ज्यादा है या कम है, या फिर टेम्परेचर का डिफरेंस है, या फिर समुद्र के नीचे जो स्थलाकृति है वो कैसी है और उसका रोटेशन के साथ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इन सभी रीजंस की वजह से ही महासागर में जो धाराएं हैं, करंट का मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं है। करंट का मतलब ये होता है, बहुत ही ज्यादा एक वाटर की बॉडी रहेगी, वो एक नदी की तरह ओशियन में फ्लो करेगी। उसके रीजंस अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ओशियनिक करंट्स के। लेकिन साथ में ये जो ओशियनिक करंट्स का सिस्टम है, आप पूरी दुनिया में देखेंगे, पूरे अर्थ पर देखेंगे, तो पूरे के पूरे क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा डिसाइड करता है। आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं डिस्कस करता हूं कि अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सूखा वहां पे पड़ता है। रेनफॉल 1 से 2-3 सेंटीमीटर के आसपास वहां पे रेनफॉल देखने को मिलेगा, बहुत कम। 1-2 सेंटीमीटर का मतलब आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा कम। उसका रीजन ये है कि अटाकामा डेजर्ट के बिल्कुल समुद्र के किनारे वहां पे पेरू हम्बोल्ट की धारा बहती है। वो धारा है आपकी, कैसी धारा है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट होने की वजह से वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा ठंडा रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, उसकी वजह से टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो कभी भी वो दूसरी जगह की जो हवाएं हैं, जो एयर है, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मानसून वाली हवाएं भी नहीं आएंगी वहां पे, और जो ओशियन की वेपर वाली जो हवाएं हैं, जो आपका जो रेनफॉल के लिए उत्तरदायी हैं, जो बादल जिसके साथ में आते हैं, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया इसका, तो महासागरीय धाराएं, उसके साथ ही इकोनॉमी को डिसाइड करने में एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। आपने नाम सुना होगा कि कुछ जगह ऐसी हैं ओशियंस में जहां पे मछलियों का संगम या फिर मछलियां ज्यादा मिलेंगी, फिशिंग एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा मिलेंगी। जैसे कि अटलांटिक ओशियन है, और जो आप देखेंगे कि न्यू फाउंडलैंड एक आइलैंड है, द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, उसके पास में दो धाराएं, एक तो आप देखेंगे गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से आप देखेंगे
कि जो लेब्राडोर की जो धारा ठंडी धारा है और ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, दोनों गर्म और ठंडी धाराएं वहां पे मिलन होता है। उस मिलन की वजह से दोनों प्रकार की मछलियों का वहां पे संगम होगा और वहां पे मछलियां एक प्रकार से एक सिस्टम देखेंगे तो बहुत सारी मछलियां वहां पे आपको देखने मिलेंगी। तो फिशिंग की एक्टिविटी वहां पे ज्यादा होगी। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओशियनिक करंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन आगे चलेंगे तो एक एग्जांपल मैं और शामिल लेता हूं, क्योंकि ओशियनिक जो करंट्स है उनका जो इंपॉर्टेंस है, मैं एग्जांपल के थ्रू उनको इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका ज्योग्राफी में और पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करने में एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा रोल है उसका, जो अपना रोल अदा करती हैं। ओशियनिक करंट्स की अपन बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है आपके नीचे से गल्फ से प्रवाहित होती हुई नॉर्थ अमेरिका का जो आपका ईस्ट वाला पोर्शन है, जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वो धीरे धीरे गर्म है। जो आपका ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो गर्म जलधारा है, मतलब कि आपकी वार्म करंट है, गर्म जलधारा। वो वार्म करंट का पानी जब यूरोपीय जो कंट्रीज हैं आपकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, वहां तक जब ये पानी पहुंचता है तो वहां पे गर्म पानी है, ये जब नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, हायर लैटिट्यूड्स में जब पहुंचेगा तो वहां पे जो जमने वाली बर्फ है उसको ये पिघला देगा। बर्फ पिघलाने की वजह से वहां की जो पोर्ट्स हैं, वहां की जो पतन है, बंदरगाह हैं, वो वर्ष भर खुले रहेंगे और ट्रेड आसानी से वहां पे हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो हर चीज को ये डिसाइड करता है। और क्लाइमेट तो बहुत ही ज्यादा, वहां का वेदर क्लाइमेट को बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। तो ओशियनिक करंट्स का मैंने एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया। आगे बढ़ते हैं अपन कि जो ओशियनिक करंट्स हैं, ठीक है, जो ओशियनिक करंट्स हैं उनके ओरिजिन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उनकी उत्पत्ति ही क्यों होती है, अपन यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। कोजेज ऑफ ओशियनिक करंट्स, जो महासागरीय धाराएं हैं जो महासागर में एक नदी की तरह प्रवाहित होती हैं, वो अपना टेम्परेचर, इसकी वजह से देखो एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेना और भी होता है, इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो ओशियनिक करंट्स की वजह से ये टेम्परेचर को भी बैलेंस कर लेते हैं, डेंसिटी को भी बैलेंस करते हैं। मतलब पहला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे यही रखा हुआ है, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर, उसको भी ये बैलेंस करने का काम करती हैं। कौन? ओशियनिक करंट्स की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके कोजेज क्या है, कारण क्या है कि ओशियनिक करंट्स का फ्लो होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह में प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे क्या है, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, जो ओशियन का वाटर होता है, जो समुद्र का जल होता है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है। आप देखेंगे इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, आपको जो सनलाइट है वहां पे ज्यादा मिलेगी, तो वहां का टेम्परेचर रहेगा वाटर का वो ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। अब देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ या फिर हायर लैटिट्यूड्स में आप जाएंगे तो वहां पे तापमान क्या होगा कि लोअर रहेगा। अब तापमान ज्यादा है कम है, उसकी वजह से यहां पे डेंसिटी में भी डिफरेंस मिलेगा। तापमान ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी। अगर मैं बोलूं, देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसी जगह पे ज्यादा है तो वहां का जो एयर प्रेशर रहेगा, दाब रहेगा, जो डेंसिटी रहेगी वो आपकी कम रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम रहेगा, कोल्ड है, ठंडा है, माइनस में डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां का दाब रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब टेम्परेचर में डिफरेंस है, देखो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम है, ज्यादा से कम की ओर पानी प्रवाहित होने लगता है। आई बात समझ में? पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं? मैं कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी जो ओशियन का वाटर है वो अपना स्थान बदलता है। अपना जो ओशियन वाटर है वो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है। अब फ्लो हुआ तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो गई। आई बात समझ में? दूसरा रीजन यहां पे ये है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का जो रोटेशन है आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व दिशा है, ईस्टर्न पार्ट है, और ये हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट। तो आप देखें, मैं इस बोर्ड को अर्थ में मानूं तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से,
तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसका रोटेशन रहेगा किसका, अर्थ का, उसकी वजह से देखो ओशियन का वाटर है वो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, और जो अर्थ है जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड पार्ट है। जब उसमें वाटर है, अब उसको अपन रोटेट कराएंगे तो उसका वाटर है पीछे छूटेगा या फिर आगे की तरफ जाएगा, उसकी वजह से भी आपका ओशियनिक करंट्स की उत्पत्ति होती है। तो रोटेशन की वजह से भी, जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा अर्थ का, उसकी वजह से भी ओशियन की करंट है, पानी का फ्लो होगा, पानी का फ्लो हुआ इसका मतलब ओशियनिक करंट्स की उत्पत्ति हो गई। तीसरा पॉइंट यहां पे ये है कि रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स। अब अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस के नीचे की जो स्थलाकृति है, जो जल की, जो पानी के सरफेस है, जो पानी में डूबी हुई है, वहां की स्थलाकृति कैसी है। मान लो कि वहां पे खाई है, रिजिज है, ट्रेंचेस हैं। एक मैंने वीडियो यहाँ पे पहले अपन बना चुके हैं कि रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स की मतलब कि ओशियन के नीचे कैसी स्थलाकृति है, कहीं पे पर्वत हैं, पठार भी हैं, मैदान है, ओशियनिक प्लेन्स है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। इसका वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, तो वहां पे बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा ओशियनिक रिलीफ का, वहां पे मतलब कि स्थलाकृति कैसी है। तो वहां की जो स्थलाकृति है वो भी डिसाइड करती है। माना कि ये ओशियन है, बीच में यहाँ पे कटक या फिर कोई पर्वत है, तो उस पानी को वो स्थानांतरित होने में बैरियर का काम करेगी, बैरियर का काम करेगी, तो वहां पे ओशियंस करंट को ओरिजिन होने में वहां पे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। कौन, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स, ठीक है। चौथे नंबर पे अपना पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ये अपन आगने वाले में अपन पैसिफिक ओशन की करंट अपन पढ़ने भी वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये एशिया है, ठीक है, एशिया के पास में ये हो गया ओशियंस हो गया, ये लैंड वाला पार्ट हो गया। तो इसकी स्थलाकृति रहेगी, कोई करंट यहाँ पे इसके पास में फ्लो करेगी, लेकिन ये लैंड को क्रॉस करके कॉन्टिनेंट के अंदर तो जाएगी नहीं। जिस प्रकार की स्थलाकृति है उसी प्रकार से जो ओशियंस की करंट है वो उसके साथ साथ प्रवाहित करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये पार्ट है लैंड वाला, ये हो गया पार्ट कौन सा, ओशियन का। अब ओशियन का पानी फ्लो करेगा, वो तोड़ के कॉन्टिनेंट को, उसको तोड़ के तो अंदर कॉन्टिनेंट्स में तो नहीं जाएगा, उसके पैरेलल ही जो उसको रास्ता मिलेगा, जैसे कि जो रिवर होती है, रिवर का एक फिक्स रास्ता रहता है, और वो जो पाथ है रिवर का, जो बेसिन है, वो डिसाइड कैसे होता है, जियोमॉर्फोलॉजी से। तो यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी है वो कॉन्टिनेंट्स ही डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर कॉन्टिनेंट्स की कैसी होगी तो वहां पे ओशियनिक करंट्स डिसाइड होंगी। कहीं पे गल्फ से होके ओशियंस गुजर रही हैं, कहीं पे बीच में आइलैंड आ गया तो वहां से जो ओशियन करंट होगी वहां से प्रवाहित होती नहीं है, उसके किनारे किनारे प्रवाहित होगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है। पांचवा पॉइंट यहां पे है एयर प्रेशर और क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा उस जगह का, और एयर का जो प्रेशर है, एयर है समुद्र की सतह पर भी प्रेशर डालता है। एयर प्रेशर, वायु दाब का मीनिंग क्या हुआ कि ये मैंने यहाँ रूम है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर जो एयर का भी प्रेशर पड़ रहा है, अब अपने को दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है, जो एयर है, जो एयर है यहाँ पे वायु है वो विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दाब डालती है। आई बात समझ में। अपन तेज गति से गाड़ी चलाएंगे तो एक हवा का झोंका है अपने को रोकता है। आई बात समझ में। अपन बाइक चलाते हैं तो वायु दाब अपने ऊपर फेस के ऊपर पड़ने लगता है, देखेंगे अपन, उससे अपन टकराते हैं, तब अपन को वायु दाब समझ में आता है। तो वही वायु दाब पानी की सतह पर जब जो ओशियन का जो सरफेस है उसके ऊपर पड़ेगा, जो वायु दाब है उसकी वजह से भी पानी फ्लो होगा और ओशियनिक करंट्स का ओरिजिन होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बताए किसके, कोजेज ऑफ द ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स के जो ओरिजिन है, या फिर मैं कहूं इसका कोजेज या फिर ओरिजिन, ओरिजिन भी कह सकते हैं कि ओरिजिन होता कैसे है किसका, ओशियनिक करंट्स का। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अपन सारे के सारे ओशियंस है, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, उसी प्रकार से अटलांटिक ओशियन हो गया, उन सब के जो ओशियनिक करंट्स हैं उसको मैं अलग अलग कलर में मैं दिखाऊंगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये एशिया है, ठीक है, यहां पे एशिया दिखाई दे रहा है आपको,
फिर देखेंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका है। आई बात समझ में? तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे जो ओशियन बनेगा, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में बना देता हूं कि पैसिफिक ओशियन की यहाँ पे करंट्स को यहाँ पे अपन दिखाएंगे। पैसिफिक ओशियन की करंट्स, करंट्स का मतलब धाराओं को अपन यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। अब मैं ये बोर्ड है उसको एक अर्थ की तरह, ठीक है, ये अर्थ है, बोर्ड है अपना, एटलस बोलेंगे, अर्थ है, उसकी तरह मैं इसको सबसे पहले बेसिक तरीके से मैं इसको रोटेट कराता हूं। ये वेस्ट वाला पार्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, और ये पूरा का पूरा आपका पैसिफिक ओशियन है। मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि ये वाला जो पार्ट है पैसिफिक ओशियन की करंट्स, ठीक है, पैसिफिक ओशियन की करंट्स, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन की करंट को अपन एक एक करके फ्लो करेंगे। यहाँ पे ये है इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर यहाँ पे है। अब इसको मैं अर्थ मानूं, इक्वेटर देखो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से, और ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है यहाँ पे, इससे फ्लो करता है, फ्लो करता है मतलब, या फिर इसका लोकेशन है। अब मैं अर्थ को या बोर्ड को पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करवाऊं, इस प्रकार से मैं रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे इस तरफ फ्लो करने लगेगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से इक्वेटर के नॉर्थ में भी, इक्वेटर के साउथ में भी यही फिनोमेना होगा, होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में जो पानी है वो इसके साथ में फ्लो होगा। मैंने इसको रोटेट करवाया तो वो पानी है पीछे की तरफ जाएगा, छूटेगा ना पीछे की तरफ। आई बात समझ में? तो ये पानी है, रोटेट करने से ये पानी इस तरफ जाएगा। अब ये पानी इस तरफ गया तो ये इक्वेटर है, तो इसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोल देंगे। कैसी करंट है ये? वार्म करंट, गर्म धारा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी करंट अपने को बनानी है। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, आई बात समझ में? ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हो गई साउथ डायरेक्शन में। अपन ने बात की थी कि बहुत सारे रीजन हैं, कोजेज हैं, किसके? ओशियनिक करंट्स के उत्पत्ति के, ओरिजिन के। तो इस प्रकार से ये ओरिजिन हो चुका है यहाँ पे। जब ये, अब एशिया, ये पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं अपन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, इक्वेटर के। जब यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ गया, मैंने बोला था कि कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर भी कहां कहां पे कैसी कैसी करंट है उसको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जब पानी फ्लो होगा तो ओशियन के साथ में यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ गया, तो ये फ्लो ऊपर की तरफ होने लगेगा। आई बात समझ में? ऊपर की तरफ ये फ्लो होने लगेगा इस प्रकार से। अब ये जो करंट हो गई ये ऊपर की तरफ, इस करंट का नाम मैंने रख दिया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब ऊपर की तरफ ये करंट प्रवाहित होगी। अभी देखो मैंने ब्लू से बनाया है, तो ये गर्म जलधारा है। रेड वाली को मैं दूसरी कलर से अपन दिखाएंगे, वो ठंडी जलधारा होगी या फिर कोल्ड करंट होगी। ये अभी गर्म जलधारा है। तो यहां पे क्यूरोसियो, 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 मैं इसको हिंदी में भी लिखूं क्यूरोसियो, ये जलधारा हो गई। कहां पे? अब देखेंगे यहां पे चीन के पास में जापान, ये जापान है, और यहां पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी, इस प्रकार से ये प्रवाहित होगी। आई बात समझ में? कौन सी धारा है? क्यूरोसियो। कैसी धारा है? ब्लू कलर में है, वार्म करंट, गर्म जलधारा। इसी प्रकार से ये जलधारा आगे प्रवाहित होती हुई और ऊपर जाएगी, इस प्रकार से आएगी। प्रवाहित होती हुई ये धारा इस तरफ भी आएगी, ठीक है, इस तरफ इस प्रकार से प्रवाहित होगी, क्योंकि एक बाउल जैसा यहां पर इसको शेप मिल गया। इस शेप के सहारे सहारे ही है। यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे कैलिफोर्निया स्टेट है, उस कैलिफोर्निया स्टेट के नाम पे ही इस करंट का नाम पड़ जाएगा कैलिफोर्निया करंट। अब ये कैलिफोर्निया जो करंट है ऊपर से अगर आएगी तो साथ में ठंडा पानी लेके आएगी, तो ये जो करंट है ये बेसिकली होएगी आपकी ठंडी जलधारा। इसको मैं रेड कलर से यहां पे मैं बनाऊंगा। कैलिफोर्निया जो करंट है वो है आपकी इस प्रकार से कैलिफोर्निया,
कैलिफोर्निया करंट हो गई आपकी ठंडी जलधारा, मैंने रेड कलर से बनाया है, रेड कलर से आपकी वार्म करंट, और ब्लू कलर से ये हो गई, ठीक है। और देखते हैं इसको आगे कि यहाँ पे जो क्यूरोसियो धारा है, ठीक है, ये धीरे धीरे आगे जाएगी। तो यहाँ पे एक आइलैंड है सुशीमा करके, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पास में ही एक जलधारा और इसी का ही पार्ट रहेगा, उसको मैं नाम जाना जाता है सुशीमा। सुशीमा करंट का नाम है, सुशीमा करंट। कैसी धारा है? गर्म जलधारा, ठीक है। यहाँ पे रसिया के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे सागर कौन सा है? यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है ओखोटस्क। तो ओखोटस्क सागर है, उससे नीचे की तरफ यहाँ पे ठंडी जलधारा आपकी प्रवाहित होगी, ओखोटस्क करंट। कैसी करंट है? कोल्ड करंट है, ऊपर की तरफ से आ रही है ये। अब देखो हायर लैटिट्यूड हो गए तो ठंडी जलधारा रहेगी। इसी प्रकार से जो जलधारा रहेगी ऊपर की तरफ से, यहां से जलधारा प्रवाहित होती हुई आएगी, बेरिंग जल संधि से जलधारा आएगी इस प्रकार से, उसका नाम रहेगा क्यूराइल। क्यूराइल जलधारा, KURILE। क्यूराइल बेसिकली एक आइलैंड का समूह है, क्यूराइल बेसिकली एक आइलैंड्स का समूह है, द्वीप का समूह है जो रसिया का ही पार्ट है। तो क्यूराइल द्वीप समूह के नाम पे जो बेरिंग जल संधि, इन दोनों पार्ट के ऊपर, ये नॉर्थ अमेरिका है, अलास्का है, ये रसिया है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि जोड़ती है उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। उसी से नॉर्थ पोल की तरफ से जो आपका आर्कटिक ओशियन है वहां से पानी का प्रवाह इधर होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। गर्म वाला जो पानी रहेगा उसकी डेंसिटी कम है, तो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। ये पानी गर्म है, इसकी डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी वाला ज्यादा डेंसिटी की तरफ, और डेंसिटी ज्यादा है वो कम डेंसिटी की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसका नाम यहां पे रखा हुआ है क्यूराइल, क्यूराइल करंट, ठीक है। अब इसका शेप ऐसा है, एक बाउल की तरह से, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से बाउल की तरफ से ये करंट्स का फ्लो हो रहा है, ये करंट होगी, फिर वापस से प्रवाहित होती हुई ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में ही मिल जाती है। यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण यहाँ पे, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से यहाँ पे पानी का फ्लो इधर हो रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट से ये पानी है प्रवाहित होता हुआ इस तरफ आ रहा है। यहाँ पे फिलीपींस आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा, ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ गया, इस कॉन्टिनेंट से आगे तो पानी नहीं जाएगा, तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ इसकी वजह से जो पानी अधिक इकट्ठा हुआ, तो यहाँ पे एंटी इक्वेटोरियल एक करंट का फ्लो होगा। आप देखेंगे यहाँ पे एंटी इक्वेटोरियल, ये पानी इस तरफ आ रहा है, लेकिन जो एंटी इक्वेटोरियल जो करंट है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एंटी इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये एंटी इक्वेटोरियल करंट होगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित यहां पे हो रहा है। आई बात समझ में? पश्चिम से पूर्व की ओर ये वापस इस तरफ जाएगा। इसी प्रकार से जब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आप ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी किनारे पे पहुंचेगी, तो इस धारा का नाम, यहां पे जो करंट रहेगी उससे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का नाम दिया गया है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। अब जिस प्रकार से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर जाके यहां पे प्रवाहित हो रही है, तो ये जो प्रवाह है, ये करंट का प्रवाह है, इसको नॉर्थ पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी कहते हैं। ये वाला जो प्रवाह है यहाँ पे इस रीजन में, देखो यहाँ पे इसका नाम रहेगा क्यूरोसियो, इसका नाम रखा अपने क्यूराइल, ये सुशीमा है। अब ये प्रवाह यहाँ पे पहुंचेगा इस रीजन में, जब इसका नाम रहेगा नॉर्थ पैसिफिक, इसको, इस वाले रीजन को मैं इस जगह पे अपन इसको लिख देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक फ्लो या फिर करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। आई बात समझ में? ये वाला उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उसी प्रकार से ये प्रवाह नीचे की तरफ, बोर्ड में यहाँ पे जगह नहीं है, इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव वाला रीजन आ गया, और इसका जो कलर अपन चेंज करेंगे वो रेड कलर भी करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन मैं बता रहा हूं। इस प्रकार से ये प्रवाह रहेगा। ठंडी जलधारा जो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, साउथ पैसिफिक करंट,
ठीक है। साउथ पैसिफिक करंट है वो कोल्ड करंट रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला भी इधर फ्लो करेगा, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये तो देखो, ये वाला जो गर्म पानी रहेगा यहाँ पे, उसी की वजह से उत्तरी प्रशांत प्रवाह यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसका नाम तो नॉर्थ पैसिफिक करंट रखा। लेकिन ये कैसी करंट रहेगी? वार्म करंट ही रहेगी। ये जो करंट रहेगी ये वार्म करंट ही रहेगी। लेकिन जो साउथ पैसिफिक करंट है, साउथ पैसिफिक जो करंट है वो आपकी कोल्ड करंट रहेगी यहाँ पे। इस प्रकार से जब यह प्रवाह यहाँ पे होता हुआ साउथ अमेरिका के किनारे पहुंचेगा, तो इस प्रकार से ऊपर की ओर एक धारा प्रवाहित होगी, करंट आएगी, जिसका नाम है आपका पेरू या फिर हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। पेरू और हम्बोल्ट की धारा, उसी की वजह से अपन ने देखा तो ये वाला जो पोर्शन है अटाकामा डेजर्ट, वहां पे मरुस्थल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट है आपकी कैसी? कोल्ड करंट है, उसकी वजह से इस रीजन में यहाँ पे आप देखेंगे कैलिफोर्निया डेजर्ट आ गया या फिर सोनोरन डेजर्ट आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कोल्ड करंट, उसकी वजह से यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट आ गया। अटाकामा, अटाकामा चिली में, यहाँ पे ये आ गया कैलिफोर्निया या फिर सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। इसके पश्चिम में आप देखेंगे यहाँ पे इस रीजन में तो पूरा ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ये वाला, उसका रीजन भी यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा रीजन ये आ गया पैसिफिक ओशियन वाला। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिमी किनारे पे ईस्ट नहीं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे प्रवाहित होती है, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रेट सैंडी डेजर्ट का निर्माण हुआ है। वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे अपना क्लियर हुआ। अब इस प्रकार से जब ये एक सर्किल बना तो आप देखेंगे इसका फ्लो यूं, या फिर इसको अपन दिखाएंगे इस प्रकार से, फ्लो यहाँ पे बन गया, एक सर्किल बन गया। इस प्रकार से इसको भी अपन दिखाएंगे तो यहाँ पे फ्लो यूं इस डायरेक्शन में फ्लो बन गया। तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो फिर से मैं रिवाइज करता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे अपन पैसिफिक ओशियन की करंट यहाँ पे देखने वाले हैं। पैसिफिक ओशियन की जो करंट है आप देखेंगे कि सबसे पहली है आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जब ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्यूरोशियो जलधारा, क्यूरोशियो का आपने नाम सुना होगा, उसी का पार्ट है सुशीमा। कोरियन करंट है, कोरियन करंट वो भी इसके पार्ट है। कोरिया के, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पास में कोरियन करंट, कोरियन करंट, सुशीमा करंट, ये सब करंट से छोटी करंट्स हो गई, ठीक है। ओखोटस्क सागर से जो ऊपर की तरफ से नॉर्दर्न पार्ट से प्रवाहित होगा उसको अपन ओखोटस्क करंट, और ये है आपकी कोल्ड करंट, ठीक है। क्यूराइल, बेरिंग जल संधि से आर्कटिक ओशियन से जो पानी आएगा फ्लो होके जो करंट आएगी उसको बोलेंगे अपन क्यूराइल, क्यूराइल करंट, ठीक है। ये जो उत्तरी प्रशांत, देखो प्रशांत महासागर उत्तर और दक्षिण, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये वाला प्रवाह है, इसका नाम अपन ने रखा नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है। यहाँ पे ये प्रवाहित होकर यहाँ पे कैलिफोर्निया, यहाँ पे ये देखो ये जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट है ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के नाम पे इसका रखा कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। अब ये पानी इसमें वापस से मिल जाएगा। इसी प्रकार से साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो ईस्ट इक्वेटोरियल करंट है वो भी आपकी गर्म जलधारा है। जब ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह नीचे वाला, क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास में ये प्रवाह हो रहा है तो उसकी वजह से ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है। जब ये करंट ऊपर जाके यहाँ पश्चिमी किनारा किसका, साउथ अमेरिका का, यहाँ पे आएगी तो इसका नाम हो जाएगा पेरू या हम्बोल्ट। हम्बोल्ट एक ज्योग्राफर थे, उन्हीं ने इस करंट का सबसे पहले पता लगाया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम हम्बोल्ट करंट रखा है। या फिर पेरू एक कंट्री है यहाँ पे, उसके नाम पे पेरू या फिर हम्बोल्ट की करंट यहाँ पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। एक फिनोमिना मैं यहाँ पे हिंट मैं दूंगा, लेकिन जब ये अपन इंडियन मानसून अपन पढ़ेंगे तो भी आप इसको कनेक्ट करना, उसको मैं यहाँ पे हिंट आज मैं देने वाला हूँ। एक्सप्लेन अपन करेंगे इंडियन मानसून जब अपन पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब ये करंट है, जब ये करंट है पैसिफिक, साउथ पैसिफिक करंट, जब ऊपर जाएगी तो पेरू या हम्बोल्ट की करंट, ठीक है। पेरू और हम्बोल्ट की करंट है कैसी, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पे पानी ठंडा है, वायुदाब रहेगा, तो डेंसिटी रहेगी वो आपकी, टेम्परेचर कम है, दाब रहेगा यहाँ पे ज्यादा, वायुदाब ज्यादा रहेगा। वायुदाब जब ज्यादा रहेगा
तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं, पेरू और हम्बोल्ट वाली जो करंट है उसको बोलते हैं यहाँ पे ला नीनो। ला नीनो आपने खूब नाम सुना होगा, ला नीनो। ये सपोर्ट करता है इंडियन मानसून सिस्टम का। अगर ला नीनो एक्टिव है, एक्टिव होने का मीनिंग ये हुआ कि पेरू हम्बोल्ट की जो करंट है रेगुलर इसी प्रकार से फ्लो हो रही है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है ये, इसका टेम्परेचर पानी का कैसा रहेगा, कम रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, एयर प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इंडियन ओशियन में मॉनसूनल एक्टिविटी चालू होती है वहां पे, तो इंडिया में इंडिया के नॉर्थ इंडिया है, जब आपका थार का मरुस्थल है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और इस रीजन में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर। इसकी वजह से ये हवा का फ्लो है प्रवाहित होता हुआ, पूरा समुद्र है, पैसिफिक ओशियन है, प्रवाहित होता हुआ यहाँ पे व्यापारिक पवनों के साथ में अपने इंडियन मानसून सिस्टम को सपोर्ट करता है पॉजिटिवली। उसकी वजह से मानसून सक्सेस रेट ज्यादा होती है। अगर 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 इसकी जो पैटर्न है अगर चेंज हुआ, ये मैंने यहाँ पे बताया था एंटी इक्वेटोरियल करंट, अगर एंटी इक्वेटोरियल करंट है वो ज्यादा प्रवाही यहाँ पे हो गया तो वो पेरू और हम्बोल्ट की करंट को वो करेगा, मतलब कि काउंटर करेगा। ठीक है, ये मतलब कि ये एंटी इक्वेटोरियल या फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट इसको कह सकते हैं अपन। ठीक है, एक ही बात है। तो इस पेरू हम्बोल्ट की करंट को जब काउंटर करेगा तो यहाँ पे गर्म पानी आ गया, इस जगह पे गर्म पानी का मतलब ये हुआ कि प्रेशर है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर हो जाएगा वो लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर का जोन हो जाएगा। लो प्रेशर अगर हो गया तो ये हवाओं को इधर अट्रैक्ट करेगा, मानसून सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। इसको यहाँ पे कहते हैं क्या, अल नीनो। अल नीनो, अल नीनो जब प्रवाही होता है कभी कभी 7-8 साल में एक बार, तो इंडिया का मानसून वीक पड़ने लगता है। एक मैंने जस्ट हिंट दिया है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। इसको अपन एनसो वगैरह का भी कंसेप्ट आता है, सारी चीजें पर इसको और सब अच्छे से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, तब इसको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। एक मैंने जस्ट यहाँ पे हिंट दिया है कि ला नीनो और अल नीनो का कंसेप्ट कहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे रिलेट मैंने किया है, तो अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो पैसिफिक ओशियन की करंट्स हैं मैंने उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसी प्रकार से कोई नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उसको अपन अटलांटिक ओशियन को ड्रॉ करके सारी की सारी करंट को अपन बनाने की कोशिश करेंगे। इंडियन ओशियन की करंट रहेंगे उसको एक अलग चैप्टर से अपन बना के उसको कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की करंट मैंने समझाई और बेसिकली ओशियन करंट्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे बताया। एक पॉइंट मैंने और बताया था कि ये जो गर्म पानी है हायर लैटिट्यूड्स में जब ये जाएगा, हायर लैटिट्यूड्स में यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है, टेम्परेचर यहाँ पे कम है, बहुत कम है, बर्फ जमने की यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं, लेकिन गर्म पानी यहाँ पे जाएगा तो बर्फ को पिघला देगा। तो यहाँ पे जो पोर्ट की एक्टिविटीज रहेंगी, बंदरगाह हमेशा खुले रहेंगे, किसके लिए, ट्रेड के लिए, शिप्स के लिए। ठीक है, तो इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओशियनिक करंट्स हैं, ओशियनिक जो करंट्स हैं अपनी डेली लाइफ में दिखता नहीं है, ज्योग्राफी का यही फिनोमिना है, ज्योग्राफी है उसका फिनोमिना यही है कि दिखता नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ सिस्टम का जो वेदर सिस्टम है, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। तो इस प्रकार से पैसिफिक ओशन की करंट्स अपन ने देखी। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन अटलांटिक ओशन की करंट देखेंगे, उसके साथ में एग्जाम्पल लेके फिशिंग वाली एक्टिविटी और छुटी हुई है उसको मैं बताऊंगा। अटलांटिक, नॉर्थ वाले अटलांटिक ओशन में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में है, उसको मैं फिर से वहां पे बताऊंगा रेफरेंस लेके। पश्चिमी किनारे वाली बात मैंने आज यहाँ पे बताई, महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा, वहां पे रीजन क्या है कि मरुस्थल पाया जाता है और रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, उसका मैंने बताया। तो अटलांटिक ओशन जब अपन पढ़ेंगे उसमें भी अपन यहाँ पे पश्चिमी किनारों पे मरुस्थल क्यों पाया जाता है ये पूछा हुआ भी है कई बार, तो उसको अपन फिर से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।